हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ़र एंड टाइप्स ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र को हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं। ये आपके सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। प्रपोजल। अब हमारे किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक पार्टी ऑफ़र करेगी और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। जो पार्टी ऑफ़र करती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोग हर जगह देखोगे तो जो भी ऑफ़र कर रहा है या जो पहला स्टेप कर रहा है ना, उसके आगे आप OR लगा दोगे, जैसे ऑफरर। और जिसको वो कर रहा है, जो सेकंड पार्टी होगी, उसके आगे लग जाएगा EE, ऑफरी। ठीक है, तो ऑफरर ऑफ़र करेगा, ऑफरी उसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो पार्टी है जिसको आप ऑफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो आपको उसे एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा, उसे हम ऑफ़र कहते हैं। अब उस ऑफ़र का सेकंड स्टेप क्या आएगा, आपका एक्सेप्टेंस, कि हाँ भाई ठीक है, जो आप ऑफ़र कर रहे हो वो कह रहा है कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ। ऑफ़र हो गया। कौन ऑफ़र दे रहा है? ऑफरर दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है? ऑफरी को दे रहा है। अब ऑफरी के पास ऑप्शन है कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर बन जाता है आपका प्रॉमिस। एक्सेप्ट करने के बाद कि मैंने उसे ऑफ़र दिया कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, उसने कहा ठीक है मैं ख़रीद लेता हूँ। फिर आपका आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कोई भी प्रॉमिस और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, हर कुछ आपका एक अग्रीमेंट है। ठीक है, अग्रीमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, हर कुछ अग्रीमेंट में आता है और कॉन्ट्रैक्ट आपकी एक छोटी टर्म होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं, जैसे आपका ये वेन डायग्राम आ रहा है ना, तो अग्रीमेंट तो भाई हम मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई, हम दो बात पे अग्री कर गए हैं, ठीक है भाई, हमने आज राजमा चावल खाने हैं, ठीक है भाई, ये भी अग्रीमेंट है कि आप अग्री कर रहे हो बेसिकली एक किसी पॉइंट पर। कंसिडरेशन या एनफोर्सिबिलिटी आने के बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि अगर उस अग्रीमेंट के साथ कोई लेन देन, मतलब मैं उसे गाड़ी बेच रही हूँ और वो मुझे पैसे दे रहा है, वो चीज़। और दूसरी एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप असल में अगर उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा पा रहे हो या उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी के थ्रू एनफोर्स करा पा रहे हो, पूरा करवा पा रहे हो, उसे एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो, तो हम कहेंगे उसे एनफोर्स कराना। ठीक है, फोर्स में लाना, एनफोर्स कराना। तो एक एग्रीमेंट सब कुछ है, वेन डायग्राम से देख सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर कंसिडरेशन और एनफोर्सेबिलिटी दोनों आ जाती है, वहाँ पर हम कहेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप एक ऑफ़र होगा। सेकंड स्टेप, उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, थर्ड स्टेप कि अगर ऑफ़र हो रहा है और एक्सेप्ट भी हो रहा है तो एक आपका प्रॉमिस बन गया है। ये प्रॉमिस या कोई और भी जो भी होंगे, हम उसको अग्रीमेंट कहेंगे। अगर ये अग्रीमेंट, कोई भी जो हम अग्रीमेंट बनाते हैं वो एनफोर्सेबल है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ऑफ़र क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं। The term offer proposal has been defined in section 2A of the Indian Contract Act. हमेशा बेयर एक्ट में या आप अपने स्टैट्यूट में देखेंगे एक्ट में सेक्शन 2 जनरली आपका डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन क्लॉज का क्या मतलब है कि जो डेफिनेशन उसमें दी गई है वो पूरे एक्ट में कहीं पर भी अगर वो टर्म यूज़ होती है तो उसका मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है। अब ये क्या कहता है ऑफ़र और प्रपोजल को, when one person signifies to another his willingness to do, जब एक बंदे ने दूसरे को, अनदर को सिग्निफाई किया, बताया कि मैं कुछ करने के लिए विलिंग हूँ, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या मैं कुछ नहीं करना चाहता, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और अब्सटीनेंस। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने ऑफ़र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मान लो गाड़ी बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ,
किस लिए? ताकि दूसरा पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक बंदा दूसरे को सिग्निफाई कर रहा है अपनी विलिंगनेस कुछ करने के लिए ताकि दूसरा पर्सन अनदर पर्सन अपनी हामी उस चीज़ को दे दे, तो हम कहेंगे यहाँ पर उसने प्रपोजल बनाया। It means when a person tells another person that he would or wouldn't do anything for them, they are said to be making a proposal to them. For instance, a person may offer to sell you their bicycle at a certain sum, say rupees 5,000. This is an offer. ठीक है। अब ऑफ़र कितने तरीके के होते हैं? जनरल ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, एक्सप्रेस ऑफ़र और इम्प्लाइड ऑफ़र। ये आपके 6 तरीके से ऑफ़र बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑफ़र, अब हम आते हैं जनरल ऑफ़र पे। जनरल से मतलब वही जनरल, बेसिकली जनरल ऑफ़र हम कहीं पे भी दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो वो एक जनरल ऑफ़र आ रहा है। व्हेन एन ऑफ़र इज़ मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एडवर्टिजमेंट ऑफ रिवॉर्ड फॉर एनी वन हु फाइंड्स अ लॉस्ट डॉग फॉर इट्स ओनर इज़ अ जनरल ऑफर। कि बेसिकली हमने कह दिया कि जो कोई भी मेरा गुम हुआ डॉग ढूंढ लाएगा उसे मैं कुछ अवार्ड दूंगी। तो मैंने ये थोड़ा बोला कि राम शाम आएंगे तभी मैं अवार्ड दूंगी, मैंने सिंपल बोला कि कोई भी आएगा उसे अवार्ड दे दूंगी, जो भी ढूंढ के ले आएगा। द ऑफर विल कम टू बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैपन्स टू फाइंड दैट डॉग एंड डिलीवर इट्स टू ओनर। तो जो भी उस डॉग को ढूंढ लेगा और ओनर को दे देगा, हम कहेंगे कि उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने वो जो एक्ट था उसको किया और उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपना ओनर के पास चला गया। तो जनरल ऑफ़र बेसिकली पब्लिक एट लार्ज के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस, कार्लिल वर्सेस कार्बॉलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या है, ये डिफेंडेंट जो थे एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और वो क्लेम करते हैं अगर उनका प्रोडक्ट कोई भी बंदा लेता है 3 times डेली फॉर 2 weeks, तो उसको ना तो कोल्ड होगा ना ही इन्फ्लुएंजा होगा। और कहता है कि अगर किसी को भी ऐसा कुछ हो गया तो हम उसे 100 यूरो देंगे जिसको भी इन्फ्लुएंजा हो गया हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 100 यूरो एक बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए। ठीक है। अब जो कार्लिल आंटी थी उसने क्या किया कि ये प्रोडक्ट ख़रीदा और जैसा कि उन्होंने बोला था, कैसा बोला था कि 3 times डेली फॉर 2 weeks, कार्लिल आंटी ने अपना 3 times डेली यूज़ किया। 2 हफ्ते के लिए वो दवाई ली, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। कार्लिल आंटी ने अपने 100 यूरो को लेने के लिए केस कर दिया कि भैया ठीक है मुझे हो गया, तुमने गारंटी दी थी फिर भी नहीं हुआ, अब आप मेरे 100 यूरो दे दो। It was held that a binding contract came into existence between the company and the plaintiff once the plaintiff purchased the product. तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि जैसे ही आंटी ने, प्लेंटिफ ने, कार्लिल आंटी ने दवाई ले ली थी, उसी टाइम ही उन्होंने अपना पार्ट क्लियर कर दिया। अपना पार्ट क्लियर करने के बाद बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आ गया और प्लेंटिफ को वो 100 यूरो मिलने चाहिए। ठीक है। तो जनरल ऑफ़र बेसिकली हो गया कि हर किसी के लिए वो ऑफ़र बना रहे हैं, जो कोई भी कर लेगा उसको उसका अवार्ड मिलेगा। अब स्पेसिफिक ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज़ मेड ऑन अ पर्सनल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, किरण ऑफर्स टू सेल हर फ्लैट to Shagun at the cost of 45.5 lakhs. This offer is specifically made to Shagun and not to the public at large. अब ये स्पेसिफिक ऑफ़र है, तो स्पेसिफिक ऑफ़र होने की वजह से किरण ने सिर्फ शगुन से पूछा कि भैया मुझे अपना घर बेचना है, आर यू इंटरेस्टेड? तो अगर शगुन ले लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कोई और नहीं ले सकता। मैं सोचूँ कि मैं ले लेती हूँ किरण से, मुझे प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये ऑफ़र मेरे लिए नहीं है। स्पेसिफिक ऑफ़र का यही मतलब है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर आपका ऑफ़र बनाया जाता है तो। ठीक है। A to B। अब आपका आता है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र जब हम 2 बंदे आर्ग्यू कर रहे होते हैं, A और B आर्ग्यू कर रहे हैं,
तो हम उसे क्या बोलेंगे कि काउंटर ऑफर चल रहा है, कि भाई आप लोग अपनी बात को काउंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर यही है, व्हेन अ पर्सन मेक्स एन ऑफर एंड द अदर पर्सन विदाउट एक्सेप्टिंग द फर्स्ट पर्सन's ऑफर मेक्स हिज ऑफर, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर। अब आप बार्गेन करने जाते हो, बार्गेन जब करने जाते हो वहाँ पर आपको दुकानदार बोलता है कि 1000 रुपये का टॉप है। आप पूछते हो कि जी कितने रुपए का टॉप है, दुकानदार बोलेगा 1000 रुपये का। आप सीधा क्या बोलोगे, नहीं भैया हम तो 500 रुपये का लेंगे। तो वो जो 500 रुपये आपने बोला दैट इज़ काउंटर ऑफर। फिर दुकानदार भी अभी मानता नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करता 500 रुपये का, वो क्या बोलेगा, नहीं जी मैं तो 900 रुपये का बेचूंगा। तो वो भी है आपका काउंटर ऑफर। फिर आप कहते हो चलो ठीक है 550, तो फिर से आपने काउंटर ऑफर दिया। उसने कहा लास्ट मैं 700 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर जो 700 है ना, वो आपकी थ्रेशोल्ड आ गया। मान लो उसने लास्ट ऑफर दे दिया, लेकिन अभी भी आप राज़ी नहीं हुए। आपने कहा कि ठीक है भैया मैं जा रही हूँ। अब वहाँ से जब आप जाने लगे, उसने बोला कि ठीक है भैया आ जाओ 550 में ले लो। तो वो उसका फाइनल ऑफ़र जैसे उसने दिया, तो वो भी लेकिन काउंटर ऑफ़र ही है। तो आपकी अब मर्ज़ी है, अभी वो ऑफ़र की स्टेज पे ही है। उसने आपका ऑफ़र 550 वाला मान लिया, लेकिन अभी भी आप ऑफ़र वाली स्टेज पे है। उसको 550 को आपको दोबारा से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तभी आपका ऑफ़र जो है आएगा, ठीक है। 1000 बोला, फिर आपने उसको 500 बोला। तो यहाँ पर 550 जब उसने ऑफ़र किया ना, अब इस 550 को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपका कोई प्रॉमिस बनेगा। आप कह दो कि नहीं भैया अब आपने मूड ख़राब कर दिया, मुझे अब नहीं लेना, तो वो ऑफ़र वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक केस आता है हाइड वर्सेस रेंच का। W ऑफर टू सेल अ फार्म टू H फॉर 1000 यूरो। H ने ऑफ़र किया कि नहीं भाई हम तो 950 का लेंगे। W ने कहा छोड़ परे, मैंने तो पहले ही प्राइस कम करके बताया था। उसने मना कर दिया ऑफ़र को। ऑफ़र कौन सा था, ये 950 वाला। सब्सिक्वेंटली H ने बोला ओहो बहुत अच्छी डील चलेगी, ठीक है हम तो 1000 में लेने को तैयार है। Held that there was no contract as H by offering 950 had rejected the original offer. The counter offer to a proposal amounts to its rejection. जब आप काउंटर ऑफ़र देते हो तो आप ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हो। ये एक नया ऑफ़र आता है जो दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है। अगर वो पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तो आपका ऑफ़र अभी ओपन ही है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या दिखाया कि 950 में उसने 2000 के लिए अग्री भी कर लिया कि ठीक है मैं 1000 में ले लूँगा, बट स्टिल अब W का मूड ख़राब हो गया था कि मैंने ऑलरेडी इतना लो करके बताया था, फिर भी ये नहीं मान रहा। तो उसने वहाँ पर ऑफ़र उसका एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये काउंटर ऑफ़र था। अब आपका आता है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जब कोई ऑफ़र दोनों पार्टी क्रॉस होए, when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, the offers are cross offers. Such offers do not constitute acceptance of one's offer by the other, and as such there is no completed contract. अब जैसे A ने B को और B ने A को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफ़र भेजा। A ने बोला सेल कार 10 लाख और बी ने भी बोला बाय कार 10 लाख, ठीक है। दोनों की बात क्लियर हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, इसने भी भेजा 22 नवंबर को ए ने, और बी ने भी भेजा 22 नवंबर को। अब ये दोनों ऑफ़र ना ट्रांजिट में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि जा रहे हैं। जैसे हम मान लो ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है और आप चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हो, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो ना, वैसे ही ये ऑफ़र्स भी क्रॉस कर रहे हैं। अब क्या कोई ऑफ़र आपका जब क्रॉस हो रहा है, अब जैसे ए का ऑफ़र आया सेल कार और बी का ऑफ़र आया बाय कार, दोनों सेम चीज़ ही कह रहे हैं, सेम बात ही कह रहे हैं, सेम प्राइस की बात कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, क्या उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये जो क्रॉस ऑफ़र था ये बस क्रॉस हो गए, लेकिन रियल कॉन्ट्रैक्ट में या रियल प्रॉमिस में नहीं आते। अब आपका आता है क्या स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस ऑफ़र है या नहीं। कि अब मेरे घर के बाहर खड़े हो, आप कहते हो यार ये घर बहुत अच्छा है, कितने में बेचोगे। मैंने प्राइस बता दी उसकी कि 10 रुपये में, 20 रुपये में, लेकिन क्या प्राइस बताने से मैं ये भी दिखा रही हूँ कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। आइए देखते हैं, हार्वी वर्सेस फेसी का केस है। द प्लेंटिफ्स बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बम्पर हॉल पेन सेंट अ टेलीग्राम टू द डिफेंडेंट्स कि आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, हमें लोएस्ट प्राइस बता दीजिए। अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन है कि क्या आप बेचोगे और लोएस्ट प्राइस बताओ। डिफेंडेंट ने टेलीग्राफ कर दिया कि लोएस्ट प्राइस $900 है। आंसर क्या किया, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया कि $900। प्लेंटिफ ने अनदर टेलीग्राम भेजा डिफेंडेंट को कि ठीक है हम $900 में लेने को तैयार है, बट डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको बेचने के लिए। So, in the suit, the plaintiffs contended that the second telegram from the defendant quoting lowest price was an offer and the same had been accepted by the plaintiffs and the contract became completed। वो कहते हैं कि भैया जब उसने बोला $900 है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड द डिफेंडेंट्स कंटेंडेड कि सिर्फ प्राइस कोट करी थी हमने, वॉज नॉट एन ऑफर विच कुड बी एक्सेप्टेड। कोटिंग ऑफ अ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर। हमने सिर्फ प्राइस कोट करी थी, हम कोई उसे ये नहीं कह रहे थे कि हाँ तुम $900 का ले लो। इट वॉज हेल्ड दैट एक्सचेंज ऑफ द अबव स्टेटेड टेलीग्राम हैड नॉट रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। के जो ऊपर हमने अभी पढ़ा हार्वी वर्सेस फेसी में कि अगर कोई अपनी चीज़ की सिर्फ वैल्यू बता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ़र कर रहा है, वो सिर्फ वैल्यू बता रहा है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। And it was observed that the first telegram had asked 2 questions, वही one regarding willingness और price वाला, तो एक ही हुआ as the offer was not accepted so there was no contract binding between the two parties। तो देर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग नहीं थी। अब एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि भैया मैंने टेक्स्ट किया टू सेल देयर बाइक, तो मैं बोलूँगी ना मैंने एक्सप्रेस करा। अब मैं अपना ऑफ़र लिख कर अपने एक पेज पे लिखती हूँ, आपने किसी को प्रपोज करना है, प्रपोजल देना है, आपने उसको लिख कर अपनी जेब में रख लिया या अपने ड्रॉर में रख दिया, उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ ऑफ़र करा था। तो ये कहता है एक्सप्रेस ऑफ़र कौन सा, कि जहाँ पर आप बंदे को बता रहे हो कि भैया मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा ऑफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्सप्रेस ऑफ़र। फिर आपका आता है इम्प्लाइड ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र क्या मतलब होता है, आपने बोला चाला नहीं है लेकिन आपके कंडक्ट से, ठीक है, आपके कंडक्ट से पता चलता है कि हाँ भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हो रही है। जैसे अगर एक कस्टमर है रेस्टोरेंट में घुसता है और खाना ऑर्डर करता है, तो खाना ऑर्डर करता है तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना कि यहाँ पर आप उस खाने के पैसे दोगे, द रेस्टोरेंट ओनर इज़ ऑब्लिगेटेड टू सर्व द फूड, कि उसको आपको खाना देना है, एंड द कस्टमर इज़ ऑब्लिगेटेड टू पे द प्राइस, और कस्टमर की ड्यूटी क्या है कि खाना का पैसा देना। तो यहाँ पर इम्प्लाइड, अब जैसे आप कहो कि भैया रेस्टोरेंट खुला हुआ था, आओ कि आओ खाओ, मुझे बाहर से बंदे ने बुलाया कि आओ आओ खाना खाओ, बहुत बढ़िया खाना, मैं तो आ गया, मैं खाना खा रहा हूँ, पैसे किस बात के। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर है। वो क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो बी क्रिएटेड, कि भाई जो आपका कंडक्ट है उससे आपका इम्प्लाइड ऑफ़र पता चल गया कि हाँ आप जा रहे हो तो आप खाना खा रहे हो, उसको खाना खिलाना है और आपको उस खाने के पैसे देने हैं, दैट इज़ एन इम्प्लाइड ऑफ़र। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।